उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। उसके बाद हम अपने युवा श्री पार्थो घोष और परम श्रद्धेय डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, हमारे साथ प्रोफेसर पंकज माला जी भी उपस्थित हैं, जो जिनका उद्बोधन हम सुनने के लिए हम ललायत रहते हैं। उनका महत्वपूर्ण बातें सुनने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, खास होती हैं। तो हम उनसे भी उनके विचार जानेंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जॉनी फोस्टर साहब को। और मैं एक निवेदन और ये करूंगा उनसे कि वो कोई कुछ एक कविता से ही आरंभ करें अपना उद्बोधन। खैर ये बिना कहे वो अपने आप इससे तो मान नहीं सकते, ये मैं जानता हूँ, उनके अंदर की बात जानता हूँ। तो प्लीज, मैं बड़े बहुत बहुत शुक्रिया, आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मेरा बहुत ही पुरखुलूस सलाम और राष्ट्रीय संगीत परिवार को साधुवाद कि बहुत एक अच्छा टॉपिक हम लोगों के। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज क्लियर है सर। प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह जी, डॉक्टर बाला जी, चेतन जोशी जी, पंडित देवेंद्र वर्मा जी, सुषमा मिश्रा जी और श्री मंगलेश जी जो शायद आ जाएंगे मेरे ख्याल में चुनावी अभियान से या जो भी, उनको भी। और मेरे बहुत परम मित्र, अच्छा अभी आए नहीं है? अभी पहुंचे हैं, बस घर पहुंचे, अभी उनका फोन आया, अभी ज्वाइन होने वाले हैं। डॉक्टर कमलजीत सिंह साहब और डॉक्टर मुकेश गर्ग और तमाम विद्वान, बहुत ही सार गर्भित और बहुत ही अच्छा लोगों ने तमाम लोगों ने अपने वक्तव्य रखे। और इसमें दोनों तरह का बैलेंस था, सकारात्मक भी और जो इसमें जो दूसरे जो नेगेटिव पहलू हैं। हर चीज की जाहिर सी बात है कि दो पहलू होते हैं। ब्लेड से दाढ़ी बना लीजिए या जेब काट दीजिए, ये हमारे हाथ की बात है। तो सड़क अगर चाहिए तो कभी कभी खेत कुर्बान करने पड़ते हैं, और अगर खेत को बरकरार रखना है तो हो सकता है हमें सड़क से हाथ धोना पड़े। हजारों साल पहले परिंदे की हड्डी से बांसुरी, या जो मैमथ एलिफेंट के परिवार का एक हाथी दांत, वहां से लेकर और एक लंबा सफर संगीत ने तय किया है। और मैं इसकी दो मिसालें मेरे पास, अभी पंडित जी ने जिक्र किया, देवेंद्र सर ने, मेरे पास एक बहुत साल पुराना ग्रामोफोन भी रखा है। हम अक्सर यहाँ पर जो नई उम्र के बच्चे हैं उनको बुला के दिखाते हैं कि देखिए साहब, ये भी एक जादू है, कमाल है, कैसी आवाज निकलती है, हाथ से चाबी भरिए। और उस टाइम ईपी और एलपी चला करते थे और उसमें बहुत खूबसूरत आवाजें हमको सुनने को मिलती थी। और दूसरा, मेरे अभी एक बेटे ने साइलेंट गिटार, हजारों साल पहले परिंदे की हड्डी से बांसुरी बनाने से लेके और जो लेटेस्ट जो साइलेंट गिटार, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मिसाल है जो हमारे सामने जो लंबा सफर तय किया है। इसकी बहुत सारी बातें आप सभी विद्वानों ने सामने रखी, और उसको बैलेंस करके अगर हम चलेंगे तो इसका हमें फायदा भी होगा, और अगर संतुलन बिगाड़ेंगे तो हमें नुकसान भी देखने को मिल रहा है और मजीद नुकसान होगा। पंडित जी ने जिक्र किया, मैं अक्सर कुछ लिखता रहता हूँ संगीत के ऊपर भी, कुछ कविताएं हैं, गीत हैं। दो चार लाइनें। सरगम सबके भाग संवारे मेरे और तुम्हारे, सरगम सबके भाग संवारे मेरे और तुम्हारे, सात सुरों के मेल से जन्मे मन के भाव हमारे। और षड़ज ऋषभ गंधार बिना ये जीवन सूना सूना, षड़ज ऋषभ गंधार बिना ये जीवन सूना सूना, मध्यम धैवत और निषाद, पंचम जैसे प्रेम की वीणा, प्रेम ही प्रेम पुकारे। और सुर जब ताल के पंख लगाए रहीमन भी मुस्काए, सुर जब ताल के पंख लगाए रहीमन भी मुस्काए, सुर जब जब सिंगार धरे तो घूंघट कलियां उठाए, हर मौसम का सुर शहजादा जैसे चांद सितारे, सरगम सबके भाग सवारे मेरे और तुम्हारे, सात सुरों के मेल से जन्मे मन के भाव हमारे। मेरी ये खुश नसीबी है, मैं पंडित देवेंद्र सर के साथ कई जलसों में रहा,
और बहुत विद्वान और बड़ी आग सीने में लेके, संगीत को लेके उनके दिल में है, उनके सीने में है। मैं सभी विद्वानों को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने किस तरह से तमाम बारीकियों को हमारे सामने रखा। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये मान के चले कि हमें, चूंकि वी हैव टू मूव along the technology, along the going on time, लेकिन एक संतुलन अगर हम बना के चलें तो ये बहुत अच्छा होगा। जो मैनुअल चीजें हैं, बांसुरी अगर होंठ पे लेके और लाइव बजाई जाए उसका मजा अलग होता है। अगर सिंथ से हम निकालें, जैसे जिक्र किया प्रोफेसर लावण्य जी ने भी, शैली जी ने भी, बालाजी ने भी, तो जाहिर सी बात है बहुत ही मैनुअल चीजों और उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। मैं, चूंकि देवेंद्र सर ने जिक्र किया ग्रामोफोन का, मैं इसका भी मजा आपको दे देता हूँ किस तरह से चाबी भर के। और इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे शायद जिन्होंने ग्रामोफोन देखा ही ना हो। मेरे पड़ोस से बहुत सारे लोगों ने आगे, साहब ये उनको ताज्जुब लगा कि साहब ये बजता है। मैंने, साहब बैठिए, और मैंने भी निकाल के स्टोर में जिसको ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तो ये एक तरह का जादू है आजकल के जमाने में। बिना, लोगों ने पूछते साहब इसमें कोई तार नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, और ये अभी भी बजता है। तो नीरज जी का 30 सेकंड का मैं आपको सिर्फ इसको बजा के इसको दिखाता हूँ, और फिर मैं वो साइलेंट गिटार दिखाऊंगा जो टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है। वो उसका प्लस पॉइंट है। ये ग्रामोफोन काफी साल पुराना है लेकिन अभी भी बजता है। इसमें चाबी इस तरह से हाथ से चला के ये भरी जाती है, और हल्का सा इसको यहाँ से आप इसको कीजिए, और आवाज इतनी साफ नहीं है लेकिन अंदाज होगा आपको। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नीरज जी का गीत। ये जितनी चाबी इसमें भरी है वो स्पीड, चूंकि तो बहुत साल पुराना है, 60-70 साल पुराना, तो इसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वहां से लेके और ये दौर हमने देखा है। और ये अभी 20 दिन पहले ये गिटार ट्रांसपेरेंट गिटार है, और ये साइलेंट गिटार कहलाता है। ये ट्रांसपेरेंट है। इसको अगर आप, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लोग बैठे हैं, मुझे रियाज करना है और किसी को डिस्टर्ब हम ना करें, तो ये इसकी आप ईयरफोन लगाइए और इसमें आप रियाज कीजिए, तो ये बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप इस पे रियाज कर सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो ये साइलेंट गिटार है। इसका एक और, मैं जब रांची गया हुआ था, देवेंद्र सर भी हमारे साथ थे वहां पर एक नेशनल फेस्टिवल में, किंग साइज पाइप ऑर्गन, एक और, इट्स वेइंग अराउंड 12 टन्स और 15 टन्स, यानी कहाँ परिंदे की हड्डी से बनी हुई बांसुरी जो शायद 100 ग्राम की या 200 ग्राम की रही होगी, और 12 टन का किंग साइज पाइप ऑर्गन। ये सारी चीजें, एक लंबा सफर, नारद मुनि जी के एक तारे से लेके और 12 टन 15 टन के किंग साइज पाइप ऑर्गन तक हमने एक लंबा सफर टेक्नोलॉजी का तय किया है। इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। हम अगर चाहें उस 12 टन के वजनी इंस्ट्रूमेंट को कहीं ले जाना तो नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर उसी को हम पेन ड्राइव में उसके तमाम ट्यून्स को, जैसे कि अभी शैलेश जी ने भी जिक्र किया, सारी चीजें मीडी में दर्ज हैं और हम वो सारा काम निकाल सकते हैं उन सारी चीजों से। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो आत्मा की जो बात है, जो रूहदारी की बात है, जो असर की बात है, वो कहीं लैक करता है। आज के जमाने में अक्सर कहा जाता है, जैसे हमसे अक्सर बात होती है, आप सभी इस बात को मानेंगे कि गुजरे जमाने का संगीत सुनने के लिए बनता था और आज के जमाने का संगीत देखने के लिए बनता है। ये फर्क है। स्क्रीन पे 20, 30, 50 लोग, उनका नृत्य, उनकी सारी चीजें अगर वो निकाल दी जाए तो सुनने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें, गुंजाइश बचेगी नहीं। शायरी गायब हो गई,
अच्छी धुनें गायब हो गई हैं, अच्छे गले, चूंकि रियाज कम हो गया है। हम टेक्नोलॉजी के हम नए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, उस पर रियाज बड़ा नाम करते हैं। जाहिर सी बात है कि वो सच्चा सुर लगता है जो घंटों के रियाज से आता था, वो कम हो गया। तो वो सारी चीजें जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं म्यूजिक के, उनको इस बात को लेना पड़ेगा ध्यान से, गंभीरता से, कि जो नई नस्ल जो आज की टाइम में इन चीजों को सीख रही है गंभीरता से, और कल आने वाला समय उन्हीं का है, इन बारीकियों को और इस संतुलन को बरकरार रखने में हम एक अच्छा एक रोल प्ले करें और उनको ये बताएं कि किस तरीके से इसमें संतुलन बना के चलेंगे तो फायदा होगा, वरना एक तरफ अगर हम झुक जाएंगे तो इसका नुकसान, जाहिर सी बात है कि जैसे बहुत सारा जिक्र शैलेश जी ने भी किया, बालाजी ने भी किया, डॉक्टर लावण्या ने उस पर रोशनी डाली, देवेंद्र जी ने भी, तो उस पर हम एक पूरा एक संतुलन बना के चले। मैं चूंकि मैंने देवेंद्र साहब से वादा कर दिया था, मुझे 8 बजे एक जगह और जाना है, सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और 4 लाइन और संगीत की एक और मेरी एक रचना है, उसको आप सबकी नजर कर रहा हूँ बहुत मोहब्बत से, और उसके बाद आगे जाऊंगा। सुर की देवी मेरे अभागे मन मंदिर में आन बसो, सुर की देवी मेरे अभागे मन मंदिर में आन बसो, तुम जीवन हो, तुम ही मेरे अधरों की मुस्कान बसो। और सुर सागर में जितना उतरूं गहरापन गहराता जाए, सुर सागर में जितना उतरूं गहरापन गहराता जाए, नव सुर नवलय जाल में अपने पल पल और फंसाता जाए, तुमरे दरस की राह कठिन है, कर दो ना आसान बसो, मन मंदिर में आन बसो। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत, सबको बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह की आप डिस्कशन करते रहें। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं हाजिर होऊंगा और आपको विद्वानों फिर दोबारा कभी सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपने अनछुए पहलुओं को हमारे सामने रखा, और रखा भी प्रत्यक्ष रूप से। आपने हमें पुराना ग्रामोफोन दिखाया, साइलेंट गिटार दिखाया। हाँ, मुझे वो बात भी याद आ गई, रांची में आप वो पाइप ऑर्गन देखने के लिए गए थे, तो ये वो बात भी मुझे याद आ गई। हालांकि मैं उसके दर्शन से महरूम रह गया, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं कि हमारा ये जो विकास यात्रा है, इसने हमें निरंतर कुछ ना कुछ जोड़ा है, कुछ ना कुछ हमें दिया है। और जब हमें, क्योंकि हमारे हाथ दो ही हैं, जब हम कुछ नई चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ हमारे हाथ से फिसलता हुआ जाता है। ये भी कटु सत्य है, क्योंकि वो ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि हम, काश हमारे भी 10 हाथ होते तो शायद हम उसे भी पकड़े रहते, और आगे आने वाले भविष्य को भी हम, या उसकी देन को हम उसको संजो पाते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती। सम्मानीय जॉनी फॉस्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ डॉक्टर माधुरी सीपीएस जो साउथ से जुड़ी हैं, डॉक्टर अंकिता जी रामपुर से जुड़ी हैं, श्री बुजराम सिंह जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं, श्री राम सजीवन जी हैं, डॉक्टर मंजीत सिंह सोढ़ी साहब हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, डॉक्टर मलय कुमार झा जी हमारे साथ हैं, मुंबई से रश्मि मिश्रा हमारे साथ हैं, कमलजीत सर हमारे साथ हैं, और बहुत डॉक्टर प्रोफेसर पंकज माला जी हमारे साथ हैं। तो अभी हम इन विद्वानों के बाद कुछ युवाओं की भी बात हम सुनना चाहेंगे कि आखिर वो किस तरह से सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जी प्रणाम कर रहा हूँ जी। हेलो जी गुरु जी, प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे साथ पार्थो घोष जुड़े हुए हैं,
सागर से, बहुत ही यंग और एनर्जेटिक आर्टिस्ट हैं। इनका साउंड इंजीनियरिंग पर काफ़ी काम है और रागशाला के माध्यम से ये म्यूजिक के प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो जब हम आज तकनीक की बात कर रहे हैं और हमारे सभी वक्ताओं ने, हमारे अतिथियों ने आज इतना इतने अच्छी तरीके से तकनीक की पारंपरिक व्याख्या और वर्तमान स्वरूप को जोड़कर हमारे सामने रखा है। पार्थ जी भी तकनीक के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साउंड इंजीनियरिंग के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और अच्छी बात यह है कि क्लासिकल म्यूजिक के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। मैं पार्थ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे तकनीक को और जैसा कि साउंड के बारे में जो माइक का जो कंट्रोलिंग होता है मंचीय व्यवस्था में, उसका क्या योगदान है और कलाकारों को को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर साउंड की सेटिंग और उसको किस तरह से मेंटेन रखा जा सकता है। तो हमारे पास पार्थ जी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि पार्थ जी अपने नॉलेज को हमसे शेयर करें। तो पार्थ जी थोड़ा संक्षेप में अपना वक्तव्य रखें, हाँ, ताकि हम और विद्वानों को भी हम सुन पाए। हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी तक मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी बिल्कुल क्लियर। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर राहुल स्वर्णकार जी और डॉक्टर वर्मा जी, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। साथ ही सभी वक्ताओं को मेरा सादर नमन, चरण स्पर्श। जैसा कि राहुल भैया ने बताया, आदरणीय राहुल भैया ने मुझे बताया, आप लोगों को बताया कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ जो कि एक बैकग्राउंड वाला काम है, जो कि फोरग्राउंड का काम नहीं है। ज्यादातर इस चीज को हम आगे आकर नहीं खेल पाते, हम पीछे ही खेलते हैं। पर्दे के पीछे वाले काम हमारे रहते हैं। साउंड इंजीनियरिंग का काम है, कुछ रिकॉर्डिंग का काम है। और जैसे कि आप सभी तकनीक की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से किस तरह के चेंजेस आए हैं, तो सभी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं, हर तरह की बात यहाँ पर हो चुकी है। कुछ एक पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। जैसे ऑटो ट्यून आज की डेट का एक बहुत बड़ा अस्त्र है, इस तरह से हम इसको समझे कि ये उस व्यक्ति को भी गवा सकता है जिसको सा का ज्ञान ना हो, जिससे षड्ज ना लगे, वो भी व्यक्ति गा सकता है। और आए दिन अनफॉर्चुनेटली कहें कि मेरे स्टूडियो पे ऐसे लोगों का आगमन होता है जो गा नहीं सकते पर गाने की इच्छा रखते हैं। और इसका कई दशकों तक ऐसा, कई सालों तक ऐसा सोचा जाता था, ऐसा लोग समझते थे कि ऑटो ट्यून को हम शास्त्रीय गायन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, शास्त्रीय गायकों की आवाज हम ऑटो ट्यून नहीं कर सकते। पर जैसा कि मेरा समझना है, जैसा मेरा मानना है और जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आज जो टूल्स हमारे पास मौजूद है, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, जो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है, उसमें इतनी उन्नति हम कर चुके हैं कि एक शास्त्रीय गायक के जो गमक हैं उसको भी हम माइक्रोटोनल लेवल तक जाकर हम उसको ट्यून कर सकते हैं। और इसी तरह से जो भी ऐसे वाद्य हैं जैसे वायलिन है, बांसुरी है, जहां पर जो फ्रेट नहीं होते, जहां पर सुर बंधे नहीं होते, जैसे हारमोनियम में बंधे होते हैं, क्या आपको कीज पता है? इस तरह से जिसको अंधा वाद्य कहते हैं, जैसे वायलिन और सरोद, इस तरह के वाद्यों को भी अमूमन लोग ट्यून करते हैं स्टूडियो पे। तो मैं समझता हूं कि ये एक इसका शॉर्टकमिंग है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इससे कई सारे गायक हैं अपने रियाज पर कम समय देते हैं और उनको क्योंकि पता है कि आपका साउंड इंजीनियर आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इसके अलावा माइक भी इस तरह के आ गए हैं आज की डेट में। आप जब वेन्यू में जाते हैं तो आपको कई अलग तरीके के माइक आज देखने को मिलते हैं। कंडेंसर माइक तो चले ही आ रहे हैं। कंडेंसर माइक में भी कई तरह की नई नई चीजें आ गई हैं, नए नए स्पीशीज आ गई हैं, या कहूँ तो जैसा कि राहुल सर ने मुझसे पूछना चाहा, मुझसे कहा कि मुझे स्टेज पर किस तरह से माइक का मैनेजमेंट करना उचित होता है, उस पर थोड़ा सा मैं अपना वक्तव्य रखूं। तो ये मुझे लगता है ये एक ऐसी विधा है जो कि अमूमन नहीं सिखाई जाती, क्योंकि जहां पर भी हम जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिस भी गुरु के पास
हम उनसे तालीम लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से उसको ध्यान देकर उसको बताता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी गुरु इस तरह से बताते होंगे कि माइक का मैनेजमेंट कितना जरूरी है। और इस चीज की असलियत या इस चीज का जो महत्व है, कितना जरूरी है, कितना एसेंशियल है, ये उस कलाकार को तब पता चलता है जब वो मंच पर आते हैं। मंच पर आते ही साथ जब पहला मंच प्रदर्शन होता है, तब हमको समझ में आता है कि ये माइक किस तरह से बिहेव करता है। और जो लोग इस चीज में पारंगत हो चुके होते हैं, वो माइक को एज अ टूल यूज करते हैं अपनी आवाज को एनहेंस करने के लिए, अपने गाने को या अपने परफॉर्मेंस को, अपने वादन को एनहेंस करने के लिए यूज करते हैं। और जिनको इसकी टेक्निक नहीं पता या जिनके लिए ये एक डर का विषय है, वो इससे हमेशा बचते आए हैं। मुझे एक वाकया याद आता है, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि सबसे पहले जब माइक्स महफिलों तक पहुंचे, जब लोग माइक पर आर्टिस्ट को सुनना शुरू किया लोगों ने, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के सामने जब माइक रखा गया, तो उनका पहला सवाल ये था, अच्छा इस पे गाना है क्या? क्योंकि उनको कभी इस चीज की आदत नहीं थी कि उनके बीच में और उनके श्रोता के बीच में कोई भी चीज आए या कोई ख्यालात आए। तो ये एक नई चीज थी जो कि उनको देखने को मिली। और धीरे धीरे हम गायकों ने, हम संगीतकारों ने इसको अपनाया, पर इसकी टेक्निक जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। माइक कई तरह के मौजूद हैं आज मंच पर, हमको हर तरह का माइक मिलता है। उसमें माइक में डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम ही एक वो डिवाइस है या इस तरह से कहें कि वो फंडामेंटल चीज है उस माइक के अंदर, जो कि आपकी आवाज के वाइब्रेशंस को ट्रांसड्यूस करके इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप जितना ज्यादा उस पर इम्पैक्ट करेंगे, उतना ज्यादा वॉल्यूम उसका बनेगा, वो तो कहने की बात है ही नहीं। पर एक चीज और है कि जितना बड़ा डायफ्राम होता है माइक का, उस हिसाब से गाने का टेक्सचर वो माइक कैप्चर करता है। जैसे कि स्टूडियो में आपने देखा होगा, आपने अमूमन सुने होंगी, ये चीजें सुनी होंगी कि लार्ज डायफ्राम के माइक भी आते हैं और स्मॉल डायफ्राम के माइक भी आते हैं। लार्ज डायफ्राम माइक में आप बेस अच्छे से कैप्चर करते हैं। इसी तरह से जब हम डायनामिक माइक्स पे, जो ज्यादातर लोग हम मंच पर इस्तेमाल करते हैं, उन माइक्स पर हम जितना पास जाते हैं उतना ज्यादा हमारी आवाज का बेस सामने आता है। पर उतना ही ज्यादा हमको उस पे इस बात को कंट्रोल करना होता है कि अगर हम माइक पर डायरेक्ट एक्सेस पे बात करते हैं, तो हमारे बोलने के जो हवा की जो प्लोजिव्स हैं, जो एकदम से जो हवा की गस्ट निकलती है, वो उस माइक पर जाके फ और भ की बड़ी विचित्र आवाजें निकालती है, जो कि श्रोताओं को अच्छी नहीं लगती। तो एक अच्छे गायक को, एक अच्छे कलाकार को उसको मैनेज करना आना चाहिए कि जब हम पा और फा बोले तो हम ऑफ एक्सिस बोले। जैसे कि अगर आप हाथ अगर सामने रखेंगे और पा बोलेंगे, फा बोलेंगे, तो आप फील करेंगे कि आवाज इस पे टकरा रही है, आपकी हाथ जो आपके मुंह से निकल, वो आपके हाथ पे टकरा रही है। और वहीं आप थोड़ा सा ऑफ एक्सिस बोलेंगे, आप आवाज भी होगी और साथ ही आपकी वो और फा के वो भी नहीं आएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी होता है कि आप अपनी आवाज का बैलेंसिंग मंच पर बहुत अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हम अमूमन कई सारे गायक ऐसे होते हैं जो जिनको स्टेज का ज्यादा सेंस नहीं होता या नए होते हैं, तो वो साल अगर माइक को टेस्ट करते हैं। पर मेरी नजर में हमिंग से माइक को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हमिंग की आवाज आपको फीडबैक आ रही है, अगर आप सुन पा रहे हैं अपनी हमिंग, तो जाहिर सी बात है कि बाकी के सारे जो भी आपके वर्ण हैं, जो भी आपके वॉल्स हैं, जो भी कॉन्सोनेंट है, वो जाहिर सी बात है श्रोताओं तक पहुंच रही है। क्योंकि ही वो आवाज है कि मुझे लगता है कि सबसे कम डायनेमिक्स की होती है, सबसे कम वॉल्यूम की होती है। इसके अलावा बैलेंसिंग में ये भी याद रखना जरूरी होता है कि हमारा, अगर हम तबले के साथ संगत कर रहे हैं, तो
तबला और हमारा वॉल्यूम का मैच कितना हो रहा है। और ये तो आमतौर पर सारे कलाकार कर ही लेते हैं कि गाते वक्त आपको समझ में आने लगता है कि तबले की आवाज मुझे ज्यादा आ रही है या तानपुरे की आवाज ज्यादा आ रही है। ये हो गई बैलेंसिंग की बात। इसके अलावा फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब माइक से दूर गाते हैं तो और हमारी आवाज श्रोताओं तक प्रॉपरली पहुंचती नहीं है, तो जो साउंड पर जो कि मिक्सर पर जो व्यक्ति बैठते हैं, जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं, वो आपकी गेन को बढ़ाते हैं, आपके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और इससे एक फीडबैक आवाज यानी की और इस तरह से अजीब सी आवाज आती है। तो तब आती है माइक और स्पीकर आपस में एक लूप बना लेते हैं। स्पीकर से निकलने वाली आवाज माइक में जा रही है और माइक से निकलकर वो एम्पलीफाई होकर स्पीकर से आ रही और वापस वो सर्कल, वो साइकिल ऐसे चलता रहता है। और इससे वो एम्पलीफाई होते होते एक टाइम पर ऐसी वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। इस केस में जरूरी ये भी है कि आपके साउंड इंजीनियर को इसका सेंस हो, जो भी आपका ये लाइव परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं, जो भी आपके आवाज को मिक्स कर रहे हो, जरूरी ये है कि उनको भी सेंस हो। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि कलाकार को सेंस हो, क्योंकि आप ही उसको बताएंगे। कई बार आपके डायरेक्शन पे ही चीजें होती है। कोशिश ये करना है कि आप जब भी वो पार्ट्स गाएं जो कि खरज में हैं, तो खरज की आवाज, आपकी आवाज की बेस जो है आपके माइक के पास जाने से बढ़ती है। और एक माइक का सिद्धांत ये है कि माइक में जो बेस कैप्चरिंग, जो बेस फ्रीक्वेंसी, जो बेस स्पेक्ट्रम है उसको कैप्चर करने की जो कैपेबिलिटी है वो लॉगरिथमिकली कम होती है। जब जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं वैसे वैसे उसकी एम्पलीफिकेशन कम होती है। तो आप जब भी खरज गाने का या नीचे के सप्तक में आप गाएं या वादन करें, तो कोशिश करें कि माइक को इस तरह से पास में रखें। और जब भी लाउड गाएं तो आपको मैनेज करना है कि आपका माइक कितना दूर है, कितनी दूर से आपको फीडबैक नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर उस वक्त अगर माइक के पास जाके गाएंगे तो आवाज क्लिप होने लगती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा आज के युग में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग का युग है। कई सारे मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स होते हैं। आज स्टूडियो में आप जाइए तो आप सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्स बना सकते हैं। एक तबले का ट्रैक अलग होता है, पखावज का अलग होता है, तानपुरे का अलग होता है, गायक का अलग होता है। इस तरह से हर ट्रैक अलग बनाए जाते हैं। पर कई पार्थो जी से हमारा संपर्क टूट गया है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हेलो पार्थो जी है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन हाँ उनका ऑडियो नेटवर्क इशू है। हेलो गुरुजी, हम 17 मिनट पे आगे बढ़ाएं। हाँ राहुल जी, हाँ। तो राहुल जी, मैं तो ये कहूंगा, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कुछ एक वर्कशॉप ऐसा रखें कि कलाकार अब माइक को किस तरह से हैंडल करें, उनको किन किन चीजों का हम ध्यान रखना चाहिए। गायक वादक लोगों को, गायक वादक नर्तक, उन्हें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उस टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से महरूम हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे घर में साउंड सिस्टम लगा हुआ है जिसमें मिक्सर भी है, सारा कुछ है, 6 माइक का सेट, सारा कुछ है, लेकिन मुझे उसे ठीक से ऑपरेट करना मुझे नहीं आता। फेसबुक लाइव होता है तो उसका ठीक से मुझे नहीं पता। तो हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग हों, तो उस चीज को एक टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं। यस, हाँ पंडित जी बोलिए। मैं पार्थो जी जिस प्रकार से बता रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझको कि कभी इनका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जैसा रखा जाना चाहिए जिसमें ये करके बताएं किस प्रकार
है, और वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल हम जी। आगामी सत्र में बिल्कुल इसको जरूर हम करेंगे, जैसे ही आपसे चर्चा हुई हम अति हाँ, शीघ्र इनका हमारी यंग हाँ, क्योंकि ऐसे खाली बोलने से समझ में नहीं आती है बातें। बात नहीं बनेगी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो हम अब आगे मैं इसको ओवर टू जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है। उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हम पार्थो जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक इस तरह का एक सत्र रखा जाए माइक मैनेजमेंट का या साउंड मैनेजमेंट का, उससे हमारे कलाकार सभी लाभान्वित हों। तो डॉक्टर राहुल जी, आप पार्थो जी से संपर्क करके इसको जी आपको बिल्कुल मैटेरियलाइज बिल्कुल करना है। हाँ, अति शीघ्र ही एक हम ये सत्र जरूर रखेंगे उनके हमारे स्टूडियो वेबिनार से। के माध्यम से। उनके हाँ स्टूडियो से हम लाइव कराएंगे और बिल्कुल तमाम बिल्कुल तकनीकी चीजों को हम इसको जरूर हम शामिल करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल आवश्यक पॉइंट है जिस पर हम सभी उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी जी। जी जी गुरु जी। तो हाँ, ओवर टू डॉक्टर कमलजीत सिंह जी। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? कमलजीत सर, हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही है जी, बाबा जी की आवाज नहीं आ रही है, प्रोफेसर कमलजीत जी की ऑडियो प्रॉब्लम है हेलो मुझे लगता है कुछ। हेलो। सर, हाँ पार्थो घोष बात कर रहा हूँ सर। हाँ, पार्थो जी हाँ सर आपका जी आप हाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ हाँ तो मैं अब ये ऐसा है, एक ये निर्णय लिया है कि जी एक आपका 2 घंटे का एक लाइव सेशन रहे, जिससे आप उस अपनी इस टेक्नोलॉजी से सब लोगों को लाभान्वित कराएं। एक जी सर इस तरह ये टेक्नोलॉजी को हमें किस तरह से यूज करना है, जी माइक सर को या साउंड मैनेजमेंट को किस तरह से जी करना है। तो जी ये सर इस बात के लिए ये डॉक्टर राहुल जी आपके साथ जी एक प्लान कर लेंगे जी और सर इस जी प्रोग्राम बिल्कुल को बिल्कुल बड़ी जल्दी से जल्दी करके फिर, जी सर क्योंकि ऐसे बताने से फायदा तो हो रहा है, लेकिन वो फायदा नहीं हो रहा जो हमें होना चाहिए, जी क्योंकि सर वो सारी चीजें सबके पास हैं हम्म, और सब लोगों का लाभ हो, हम बिल्कुल। सभी। तो पार्थो जी जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप सर। हमारे हम साथ अति जुड़े। शीघ्र जल्दी ही हाँ प्लान करते हैं। जी सर थैंक यू जी सर पार्थ जी बहुत जी धन्यवाद। सर धन्यवाद सर, चरण स्पर्श। बल्कि ये काफी नमस्कार व्यस्त वर्मा हैं जी। फिल्म की एडिटिंग में। जी सर हाँ जी वर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत खूबसूरत। जी आप आ रही हैं जी जी। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज। बहुत बढ़िया लगा आज आपका ये टेक्नोलॉजी का और इसके प्रयोग का। तो हमें तो ये समय मिला है कि हमने वो पिछली टेक्नोलॉजी भी देखी है, स्कूल भी घुमाए हैं और जो रिकॉर्ड प्लेयर भी देखे हैं और आधुनिक भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी फॉर्मेट्स में कुछ ना कुछ अच्छा था। और जैसे बालाजी बोल रहे थे कि जो पुरानी रिकॉर्डिंग है उसमें आज भी मजा आया, तो वो एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी। हम जो अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारी साउंड भी एनालॉग है, और जब माइक में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तब वो डिजिटल हो जाती है। तो फिर डिजिटल के कुछ अपने फायदे हैं और एनालॉग के कुछ अपने फायदे हैं। तो इसलिए हमें जो लगता है कि जितने भी हमारे रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फ्लूट वगैरह ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी रिकॉर्डिंग एनालॉग कर लेनी चाहिए, और जो आधुनिक उपकरण है उन्हें डिजिटल रिकॉर्ड करके और इनकी फिर जब मिक्सिंग कर ली जाती है तब ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और ऐसा काम हमारे इधर चंडीगढ़ में हो रहा है। तो उसके ऐसे बोलने को तो बहुत कुछ है। जैसे वर्मा जी की वो पढ़ने बहुत अच्छी सुनने को मिल रही थी, और आजकल हमारे पास कितना बढ़िया सहयोग है कि जो भी आपकी ऑडियो फाइल है उसको एक जेपीजी के साथ आप कनेक्ट करके फेसबुक पे भी डाल सकते हो। सो आधुनिक जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये हमारे संगीत के लिए, संगीत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और हमें पुरानी अपनी जो गुणवत्ता है और जो ज्ञान है उसको आधुनिक फॉर्मेट्स के हिसाब से अगर हम यूज करें तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। बहुत समय संक्षेप सा लेते हुए अब मैं अपने श्रद्धेय बहुत ही सत्कार से मैं विनती करूंगा डॉक्टर मुकेश गर्ग जी से कि वो भी संक्षिप्त में हमें अपने व्याख्यान से कृतार्थ करें
उनके वचन सुनने को तो हम हमेशा ही लहलात रहते हैं। सो डॉक्टर मुकेश गर्ग। वो लेफ्ट हो गए सब सर, वो उन्होंने छोड़ दिया। मैंने अभी फोन किया तो वो कह अच्छा रहे हैं जी। कि नहीं, सभी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और भी जो लोग जुड़े हैं उनमें से कोई कुछ कहना चाहे तो वो कहने का माला करें। है जी, जी डॉक्टर पंकज माला। हाँ हाँ हैं पंकज माला जी, डॉक्टर पंकज माला जी से डॉक्टर पंकज माला जी हैं। मैडम प्लीज आइए और अपने विचारों से प्रकाश करें मैडम। वाह वाह वाह, देखिए। नमस्कार। 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 ये आज का नमस्कार पंडित जी देवेंद्र वर्मा जी नमस्कार और जी। चेतन जोशी जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे थे, और बहुत ही विद्वान ब्रिलियंट हमारे व्याख्याता दोनों आज के, लावण्या जी और बालाजी। मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी क्योंकि इनका प्रैक्टिकल का जिसका अपना अनुभव होता है वो कहने में और जो खाली व्याख्यान कहता है उस कहने में बहुत फर्क होता है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने टेक्नोलॉजी के, तकनीकी के लाभ भी कहे और उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनकी ओर भी उन्होंने संकेत किया। पार्थो जी का अलग से सेशन निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि ये हमें अभी बहुत कुछ सीखना है नई टेक्नोलॉजी में, साउंड इंजीनियरिंग में, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपने जो ये आयोजन किया है बहुत ही इंटेलेक्चुअल आयोजन है और बहुत ही आज की युग में मैं कहती हूँ कि बहुत ही प्रासंगिक और उपयोगी है। इसकी बहुत आवश्यकता थी। आपने बहुत ही अच्छा आयोजन किया। इसकी 1-2 सेशन और भी होना चाहिए क्योंकि इसको हमने सिलेबस में रखा है। जब मैंने सिलेबस निर्माण किया था, टीयर पे थी, तो कुछ नए विषय की बात हो रही थी। उस समय तकनीकी भी नई आ रही थी और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी डिवाइसेस आ गए थे म्यूजिक के। तो हमने ये स्टेज डेकोरेशन, साउंड सेटिंग, माइक सेटिंग और उसका जो साउंड इंजीनियरिंग, फिर उसका मिक्सिंग, ये सब हमने सिलेबस में रखा है। आज एमए के सिलेबस में हमारे एक पेपर इसका पूरा पढ़ाया जाता है। तो पार्थो जी इस पे अगर प्रकाश डालेंगे निश्चित रूप से विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा और प्रयोगकर्ताओं को अवश्य फायदा होगा। बाकी समय बहुत हो चुका है, लेकिन जैसा आदेश भाई वर्मा जी का होता है तो मैं अवश्य एक बात कहूंगी, एक आध बात, वो ये कि टेक्निक जो है वो हम जब से सृष्टि बनी है वो किसी तकनीकी आधार पर ही बनी है, यूं ही कुछ नहीं बना दिया गया। परमात्मा ने बहुत सोच के, जिसकी ओर चेतन जी ने बहुत अच्छा इशारा किया कि ये आध्यात्मिकता के मूल से ही सब आया है और आध्यात्मिकता के मूल में ही जाकर के फिर इसका अंततोगत्वा लक्ष्य भी वही रहता है। तो वायु कहाँ रखना था, पृथ्वी कहाँ रखना था, आकाश कहाँ रखना था और सूर्य कहाँ होना चाहिए था, नक्षत्र कैसे होने चाहिए थे, ये तकनीकी सोच विचार करके ही परमात्मा ने बनाई है। इसीलिए इंद्र का जहां तक संबंध है वो वायु का देवता भी है, वो जल का देवता भी है। तो वायु और जल से जब संघर्षण होता है तो विद्युत रूप धारण करता है। अब ये तकनीकी सिद्धांत वेद में कहा गया है। वहां इंद्र ने कहा है खुद स्वयं कि मैं जब रूप धारण करता हूं तो मैं नाना रूप धारण करने के लिए मैं विद्युत रूप में पहले आता हूं, और जब मैं विद्युत रूप में आता हूं तो मेरे फिर नाना अक्ष जो है वो दिखाई देते हैं। अब ये मंत्र हमें उस समय तो नहीं समझ में आया था, लेकिन जब हाथ हाथ में मोबाइल आ गए, घर घर में टेलीविजन आ गए, तो समझ में आया कि कैसे किसी चित्र को, एक्स को विद्युत रूप में करके उसकी तरंगों को प्रेषित करके सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसकी चित्र को भी हासिल किया जा सकता है। तो ये वेद मंत्र का वहां के उस समय के कहे गए जो है वो चरितार्थ हुए हैं सारे। फिर दूसरी चीज एक और है, वो कहा है अणु अणियान महो महीयान। ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मेरा रूप कैसा है, न अहो अहियान,
महोमहीयान, मैं महिमा वालों से भी बहुत बड़ा महिमावान हूँ और अणुमणीयान, और मेरा रूप जब अणु है तो अणु से भी वो परम अणु और वो मेरा रूप है। तो ये जो कंसेप्ट है अणु का, परमाणु का और तकनीकी का, ये कंसेप्ट हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहे गए हैं। चेतन जी ने बिल्कुल, मैं उनकी बात से 200% सहमत हूँ कि हम इतिहास और विज्ञान और ज्ञान उस रूप में पढ़ते ही नहीं है कि जिस रूप में हमें पढ़ा जाना चाहिए, और उस रूप में हमारे सामने वो प्रस्तुत ही नहीं किया जाता। तो तकनीक जो है वो हमेशा तकनीकी विकसित होती रही है और उससे लाभान्वित ही होना चाहिए हमें, नहीं तो कुरूप तो लोगों ने प्रकृति का भी कर दिया। इतनी सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर जल, इतना सुंदर, वो गंगा भी दूषित किए जा रहे हैं। तो दुष्प्रयोग जो है वो हर एक चीज का रोका जाना चाहिए, और सत्प्रयोग जो है वो हर एक चीज का अगर हम करते हैं तो उससे निश्चित रूप से लाभ ही होता है। और मैं एक अपना छोटा सा, क्योंकि समय काफी हो चुका है, मैं एक छोटा सा वाक्य कहूंगी कि मैंने इस तकनीकी से कैसे फायदा उठाया। मैं दक्षिण भारत में उस समय मेरी जाने की ना तो कोई उपक्रम था, ना कोई साधन था, ना इतनी हिम्मत थी जब मैं पढ़ा करती थी। ट्रेन चलती थी, प्लेन का भी जरा कम ही युग था, और विद्यार्थी लोग थे हम। मैंने जब संगीत में किया कार्य तो सामवेद पे मेरी इच्छा थी काम करने की। सामवेद का मुझे कहीं से कोई रूप मिलने को आया नहीं। फिर बाद में बहुत छानबीन की तो रविंद्र भवन में जाकर के संगीत नाटक अकादमी में पता चला कि कुछ सेमिनार हुए थे, तो उन सेमिनारों के वो जो बड़े स्कूल उस समय थे, तो उन स्कूल पे उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो करके रखी हुई है संगीत नाटक अकादमी में। मैं वहां गई, रंगनायक की जी थी शायद उस समय डायरेक्टर, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सामवेद की कुछ ये सुनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास रखिए, आप स्कूल पे आइए। तो उस समय वहीं आकर के लिसनिंग रूम में सुनना पड़ता था। मैंने उसको सुना, घंटों सुना, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने सुना उसको। फिर वो सुविधा ये भी थी कि आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करा लेते हो, 1 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से रिकॉर्डिंग की प्रोविजन होती थी। मैंने उसको सुना, उसको मैंने रिकॉर्ड करवाया, और उसी के आधार पर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। अगर मैंने उस तकनीकी चीज को मुझे वहां ना उपलब्ध हुई होती तो शायद मेरी जिज्ञासा भी रिसर्च में उतनी आगे ना बढ़ती। तो मैंने उसका लाभ उठाया है। कोई चीज जब चल रही होती है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो चीज जब अपनी पहुंच से बाहर होने लगती है तो फिर उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम जो तकनीकी ने किया है वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। मैंने खुद उसका लाभ उठाया है, और मैं ये चाहती हूँ कि जो यथारूप आज भी अगर हम किसी को रखते हैं, जैसे एक युग था पुस्तकों में, लेखन का युग था, उससे पहले लेखन का युग भी नहीं था, तो कंठस्थ ही करना पड़ता था। तो कंठस्थ में भी मर्यादा है, जब तक व्यक्ति जीवित है तो कंठस्थ है, नहीं तो परंपराओं को आगे उसको कंठस्थ करके चलाना पड़ता है। तो इस तरह से पुस्तकों का युग आया तो कुछ आसान हुआ। कुछ कमियां जरूर आती हैं, उसमें कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो इसी तरह से अब डिजिटल का या तकनीकी का या रिकॉर्डिंग का और ब्रॉडकास्टिंग का जो युग है, ये भी अपने आप में एक वरदान भी है। मैं इसको पॉजिटिव साइड में अगर लें तो जितना प्रसार और प्रचार इस कोरोना काल में इस तकनीक ने किया है, मैं समझती हूँ कि जितना हम करीब इस दौरान में आए हैं, शायद इतनी बातचीत और इतने सेमिनार और इतना रोज का मिलना जुलना हमारा नहीं होता। और अगर आज ये नहीं होता तो हम बहुत 200 साल 300 साल पीछे चले गए होते, और फिर वही जो यातायात फिर आता तो फिर आता। तो इस तकनीक को आज के युग में, इस काल में, इस संकट काल में तो मैं वरदान ही समझती हूँ, और इसका अच्छे से उपयोग होना चाहिए। जैसे वर्मा जी ने कहा कि इसकी हमें जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ हमारी जानकारी अभी सीमित है, इन सीमाओं को और बढ़ाएं इंजीनियर्स की सहायता से, तकनीकी की सहायता से, और पुराना अपना जो शास्त्र है उसको हम अवश्य साथ लेके चलें, क्योंकि इन सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे वैदिक ऋषियों ने किया हुआ है।
उसी चीजों को हम बार बार हम रिसर्चेस ही कर रहे हैं। इसको इन्वेंशन नहीं कहना चाहिए, ये सब रिसर्चेस ही हैं, ये ऑलरेडी फैक्ट हैं, तो उन्हीं को हम बार बार आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से इसका बहुत लाभ है। मैंने स्वयं इससे लाभान्वित हुई हूँ, नहीं तो शायद पंडित जी आपसे मेरी मुलाकात बार बार ऐसे तो नहीं हो पाती। और जितने बढ़िया आप हर बार टॉपिक सोच के लाते हैं और जिस तरह से उसका ये यहाँ पे प्रस्तुतिकरण होता है, वो एक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। लोग सुनते हैं, लोग समझते। बीच में एक वीक में आपका था नहीं आया, तो वो शायद वो नवरात्र की वजह से, विजयदशमी की वजह से, तो आपस में मेरे से कोई लोग पूछ रहे थे कि वो जो संडे वाला सेमिनार होता है शाम को, क्या वो खत्म हो गया? मैंने कहा नहीं, खत्म नहीं हुआ, वो चलेगा जरूर। तो आप चलाते रहिए और इस तकनीक का लाभान्वित सबको होते रहने दीजिए। तो बहुत ही अच्छा है आपका, और सेशन आगे बढ़ाएं। बहुत ही विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके, कि आप कोई नई चीज ढूंढ के लाते हैं और उसको फिर पुराने नए का तालमेल करना, फिर उसको आज के युग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सबसे बड़ी बात ये जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या मैं तो साधुवाद कहूंगी कि आप आगे करते रहिए, और हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके प्रयत्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत आपका बधाई और साधुवाद। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। ये जो ये टॉपिक, ये हमारे डॉक्टर बाला लखेंद्र जी की देन है, और ये रूपरेखा भी उन्हीं की देन है, क्योंकि ये अब जो अपना परिवार भाव है, तो इसमें हम तो चाहते हैं कि आप भी कुछ नए टॉपिक सुझाएं और हमें बताएं, उसको हम कार्य रूप देने की कोशिश करेंगे। ये डॉक्टर बाला लखेंद्र जी का ही प्रयास है इस टॉपिक पे बातचीत करने का। और हम, हाँ, अभी आपने इस पिछले संडे वाली जो बात कही, वो हमने पिछली बार सैटरडे को कर लिया था, क्योंकि अच्छा, संडे अच्छा। को, हाँ, सैटरडे कर लिया था, क्योंकि कुछ लोगों का ये ऐसा आग्रह आया था कि नहीं, सब दशहरा है, और लोग, क्योंकि दशहरा का भी लोगों को कंफ्यूजन था कि मंडे को है संडे को है, तो फिर इस वजह से उसको हमने सैटरडे कर लिया था। कार्यक्रम, ये श्रृंखला तो आपकी अनवरत चलेगी जब तक प्रभु चलवाएंगे। मेरी तो कोई जी नहीं, बिल्कुल कोई कार्य शक्ति तो नहीं है। चलता रहना है, जी, कार्य तो चलता रहना चाहिए और निरंतर निर्बाध चलना चाहिए। जी। और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर सीपीएस माधुरी जी, श्री बुधराम सिंह जी, पायल शर्मा जी, डॉक्टर मलय कुमार झा जी, और डॉक्टर अंकिता जी। आप लोगों में से अगर कोई कुछ बात कहना चाहते हैं तो संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं, फिर हम कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। श्रोताओं में कुछ डॉक्टर माधुरी सीपीएस जी, देवेंद्र प्रभुनई जी, बुधराम सिंह जी, डॉक्टर अंकिता जी। तो मुझे लगता है शायद अब क्योंकि सबकी जिज्ञासाओं में जिज्ञासाएं तो रही होंगी, ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, आज के वक्तव्य से काफी लोग संतुष्ट हैं। मेरी तो जो जिज्ञासा है वो पार्थो जी के द्वारा ही शांत होगी कि आज का जो हमारे जो उपकरण है, ध्वनि विस्तारक यंत्र के जो उपकरण है, उसका हम किस प्रकार सदुपयोग कर पाए, ऐसा पार्थो जी से हम सहयोग चाहेंगे। और डॉक्टर राहुल स्वर्णकार जी से हम निवेदन करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कार्य रूप देके 1-2 घंटे का सत्र आयोजित करने का कष्ट करें, जिसको डॉक्टर राहुल जी खुद उसे मॉडरेट करें। जी और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अति शीघ्र ही हम इसको लाभान्वित होंगे, हम ऐसा सत्र जरूर रखेंगे। और मैं अब श्री सुषमा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों, वक्ताओं और श्रोताओं का सबका धन्यवाद ज्ञापन करके इस सत्र का यही समापन करें। श्री सुषमा जी। जी जी।
सबसे पहले मैं सभी गुणीजनों को प्रणाम करना चाहूँगा और आज की ये जो टॉपिक है डॉक्टर बाला लखिंद्र जी से डिस्कस करके उनका एडवाइस पे हम लोग ये टॉपिक आज के लिए रखा था। तो इसमें हमारे जितने भी स्पीकर्स थे डॉक्टर बाला साहब और डॉक्टर लावण्य जी, हमारे पंडित चेतन जोशी जी और जॉनी जी, सबसे कुछ ना कुछ हमको नया सीखने को मिला है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो मुझे आज समझ में आया कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ है टाइम टू टाइम, इसमें कुछ मैं बोलूंगा महामारी रोकने का या उसको कोई अच्छा के लिए भी कुछ बना है और कुछ एटम बॉम्ब भी बन गया है। जैसे अपना अभी ऑटो ट्यूनर की बात हो रहा था, तो जिसमें आप बेसुरा भी गाए तो उसको ऑटो मोड में ट्यूनिंग कर दिया जाएगा और आपका वॉइस बहुत ही सुरीला होगा। तो इसमें आपको रियाज और इस चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी है, इस तरह मुझे ये भी समझ में आया, इस तरह की चेंजेस, पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस बहुत पहले से ही हो रहा है। ये आज की नया बात नहीं है। कुछ चीज एक्सेप्टेबल होता है और कुछ चीज हम लोगों को बेसिकली आंख बंद करके आगे बढ़ना पड़ता है। ये इस टाइप का चलते रहेगा आगे भी। और टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ के जैसे पार्ट बन चुके हैं, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और उल्टा हमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को खुद को अडॉप्ट करना चाहिए इसके साथ। तो इस तरह जो सोच आया, ये सोच नई सोच हमारे आज मतलब क्या बताऊं, जो नया नया सीखने को मिला, इसके लिए मैं आज की जो स्पीकर्स है माननीय डॉक्टर बाला लखिंद्र जी, डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। पंडित चेतन जोशी जी हमेशा हमारे साथ देते आ रहे हैं, चाहे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो या उससे पहले भी जब हम कोई फिजिकल प्रोग्राम्स हॉल पे होता था राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार की, जब भी वो फ्री रहते थे हमारे साथ खड़े थे और आज भी हैं। उनका मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। जॉनी फॉस्टर साहब, शायद उनको जाना पड़ा थोड़ा सा जल्दी, लेकिन हम उनका आज की जो वक्तव्य थे उसके लिए आभारी हूँ। और जितने भी लोग आज उनका सोच यहाँ पे बताए, डॉक्टर पंकजमाला शर्मा जी, पार्थ घोष जी का मैं 2 बार धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक तो आज थोड़ा सा हमारे सामने इंट्रोडक्शन रखने के लिए, और थैंक यू बोलना चाहूंगा एडवांस में, जो हम नेक्स्ट सेशन में उनके लिए जो एक अलग से ही एक वेबिनार रखेंगे, डिस्कशंस रखेंगे। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, डॉक्टर CPS माधुरी जी, डॉक्टर अंकिता जी, देवेंद्र प्रभुने जी, और हमारे डॉक्टर राहुल स्वर्णकार जी, सोनाली त्रिपाठी जी, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबका धन्यवाद करते हुए आज की सभा का यहीं पे विराम घोषित करूंगा। हम लोग, और आप सब हमारे फेसबुक पेज पे नजर रखिए, वहां पे हम लोग नया नया कार्यक्रम, नया नया सोच के साथ आते रहेंगे, और आप सब जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। सबों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धन्यवाद पंडित देवेंद्र। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, शुभ रात्रि सबको, और अगले रविवार तक के लिए विश्राम। नहीं, लेकिन कल जुड़ना है सर, कल के कार्यक्रम में। हाँ, नहीं बिल्कुल 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 आपके साथ तो हमेशा युवा संगीत सम्मेलन 6 बजे।
बिल्कुल, अब ये जी, एक जी। दूसरा आयोजन हो गया है जो हम लगातार दूसरे दिन भी सुन रहे हैं। जी 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 जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। धन्यवाद। आपको अग्रिम बधाई आपके प्रोग्राम के लिए।